बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, कई अरसे तक तो शहनशाह कुस्तुनतनिया खामोशी के साथ खराज अदा करता रहा, लेकिन फिर इसे अपनी महकूमी नाकाबिल बर्दाश्त महसूस होने लगी। चुनाचे 771 हिजरी बामुताबिक 1369 ईस्वी में इसने रोमा का सफ़र किया और पोप की खिदमत में हाजिर होकर यूरोप की मसीही हुकूमतों को दौलत उस्मानिया के खिलाफ उभारने की दरख्वास्त पेश की। इसने पोप की हमायत हासिल करने के लिए तरह तरह की जिल्लत गवारा की, यूनानी कलीसिया के इन तमाम अकायद से अबतरी ज़ाहिर की जो कलीसिया रोमा से मुख्तलिफ थे, और मजहबी मामलात में कलीसिया रोमा की बरतरी भी तस्लीम कर ली। नाज़रीन इकराम, मगर इन तमाम बातों के बावजूद इसका मकसद हासिल ना हुआ और मसीही हुकूमतें तुर्कों के खिलाफ ऐलान जंग के लिए माता ना हुई। शहनशाह नाकाम और नामुराद कुस्तुनतनिया वापस हुआ, और वापसी में जब वो वेनिस से गुजर रहा था तो वहाँ के बाज़ साहूकारों ने, जिनसे रोमा के सफ़र के लिए इसने रुपया कर्ज लिया था, इसे गिरफ्तार कर लिया। इसके पास इतना रुपया ना था कि कर्ज अदा कर सके। इसका बड़ा लड़का एंड्रोनेकस, जिसे वो कुस्तुनतनिया में अपना जानशीन बना गया था, हुकूमत की लज्जत से आशना होकर बाप की रहाई का ख्वाहिशमंद ना था, इसलिए इसने भी कर्ज अदा करने की कोशिश ना की। लेकिन छोटे लड़के मैनुअल ने अपनी अमलाक फरोख्त करके कर्ज की रकम फराहम की और शहनशाह को आज़ाद करा दिया। नाज़रीन इकराम, कुस्तुनतनिया पहुंचने के बाद शहनशाह ने एंड्रोनेकस को हुकूमत के तमाम मंसूबों से मासूल कर दिया और इसकी जगह मैनुअल को मुकर्रर करके इसे अपने साथ ताज तख्त का शरीक भी करार दिया। नाज़रीन इकराम, एंड्रोनेकस का लड़का, जिसका नाम भी एंड्रोनेकस था, अपने बाप की इस हक तलफी पर सख्त नाला हुआ और इसने मुराद के सबसे छोटे लड़के शहजादा सादुची को इस बात पर आमादा किया कि दोनों मिलकर शहनशाह और मुराद को तख्त से उतार दें और इनकी जगह खुद फरमरवा बन जाएं। मुराद इस वक्त एशिया कोचक में था और सादुची इस वक्त यूरोप में तुर्की सिपा का अफसर आला था। इसने मुराद की गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाकर फ़ौरन बगावत का ऐलान कर दिया। इधर एंड्रोनेकस ने भी 9 उम्र बाज़ंतीनी उमरा की एक जमात अपने साथ लेकर शहनशाह के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी। नाज़रीन इकराम, इन शहजादों की मुतहिदा बगावत ने एक ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार की। मुराद इस खबर को सुनते ही यूरोप पहुंचा। शहनशाह एंड्रोनेकस ने जुर्म से अपनी बरात पेश की और इस फितने को फ़रू करने के लिए फौरी आमादगी ज़ाहिर की। इसने मुराद की ये तजवीज़ भी मंजूर कर ली कि गिरफ्तारी के बाद दोनों शहजादे अपनी बेनाई से महरूम कर दिए जाएं। सादुजी की फ़ौज ने अपने सुल्तान की ज़ुबान से माफ़ी का वादा सुनकर बागी शहजादा का साथ छोड़ दिया। सादुजी, एंड्रोनेकस और नौजवान बाज़ंतीनी उमरा गिरफ्तार करके मुराद के सामने लाए गए। मुराद ने पहले सादुजी की आंखों में गर्म शीशा पिलाकर इसे अंधा करा दिया और फिर इसे कत्ल भी कर दिया। नाज़रीन इकराम, बाज़ंतीनी उमरा दरियाए मार्टेस में गर्क कर दिए गए। एंड्रोनेकस शहनशाह के पास भेज दिया गया। इसने हस्बे वादा इसकी आंखों में भी शीशा डलवा दिया, लेकिन इस तरह की खफीफ सी बेनाई बाकी रह गई। नाज़रीन इकराम, इन वाक़यात का नतीजा ये हुआ कि शहनशाह कुस्तुनतनिया को एक जदीद मुआहदा करना पड़ा, जिसकी रूह से इसने दौलत उस्मानिया की बाजगुजारी असर नो तस्लीम की, उस्मानी लश्कर में फ़ौजी खिदमत अंजाम देने का वादा किया और ज़मानत के तौर पर अपने लड़के मैनुअल को मुराद की खिदमत में भेज दिया। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक़्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन इकराम, अगरचे बल्गारिया ने जंग मार्टीस में शिरकत नहीं की थी, तहम थ्रेस की फतह और ईसाइयों की शिकस्त ने इसको भी नहायत अहम ख़तरात में मुब्तला कर दिया। ख़ुसूसन अदरना और फिलिपोपोलिस पर कब्जा हो जाने के बाद बल्गारिया और मकदूनिया की राह तुर्कों के लिए खुल गई थी। रियासत-ए बल्कान के बामी बुग़्ज़ोनात ने इन कौमों को कमज़ोर कर दिया था, इसलिए मुराद को शुरू में इन मुत्तहिदा ताकत से मुकाबला पेश नहीं आया। 768 हिजरी बामुताबिक 1366 ईस्वी के दरमियान वो बल्गारिया में बढ़ता चला गया और कोहे रोडोप तक वादी मार्टेस पर काबिज हो गया। नाज़रीन इकराम, सरोया अब तक बल्गारिया का शरीक ना था, लेकिन मुराद के इन फतुहात के बाद इसने बल्गारिया से मिलकर तुर्कों का सदबाब करना चाहा। नाज़रीन इकराम, 1371 ईस्वी में लाला शाहीन ने सोफिया के करीब सामाकोफ के मैदान में बल्गारी और सर्वरी अफवाज का मुकाबला किया और इनको
سخت شکست دی۔ اس جنگ کے بعد کوہ بلقان تک بلغاریہ کا سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ دوسرے سال لالا شاہین اور عثمانی فوج کے دوسرے مشہور جرنیل افرو یونس نے مقدونیہ پر حملہ کیا، جو اسٹیفن ڈوشن کے زمانے سے سرویا کا ایک صوبہ تھا، اور کوالا ڈروما اور سیریس کے شہروں کو فتح کرتے ہوئے دریائے دربار کو عبور کر کے قدیم سرویا، البانیہ اور بوسنیا میں داخل ہوئے۔ لازار شاہ سرویا نے شکست کے بعد مراد کی اطاعت قبول کر لی۔ بلغاریہ کے بادشاہ سیمسا نے بھی اپنی لڑکی حرم سلطانی میں پیش کر کے صلح کی درخواست کی۔ ناظرین کرام، چنانچہ بلغاریہ کا وہ حصہ جو کوہ بلقان کے شمال میں واقع تھا اور اس وقت تک سلطنت عثمانیہ میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اس کی حکومت میں رہنے دیا۔ اس کے بعد 1381 عیسوی تک مراد اپنی ایشیائی مقبوضات کی تصحیح و استحکام میں مصروف رہا۔ 783 ہجری بمطابق 1382 عیسوی میں اس نے پھر سرویا کا رخ کیا اور عثمانی فوجوں نے دریائے دربار کو عبور کر کے مناستر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 1385 عیسوی میں صوفیہ فتح ہوا اور بسمان کو اپنی ملکہ اور خاندان کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر مراد سے رحم کی درخواست کرنی پڑی۔ مراد نے سالانہ خراج قبول کر کے اسے بلغاریہ کے تخت پر قابض رہنے کی اجازت دے دی۔ ناظرین کرام، 1386 عیسوی میں 25 روز کے شدید محاصرے اور سخت جنگ کے بعد نیش پرپی، جو سرویا کے قلب میں ایک نہایت مضبوط قلعہ تھا، نیز قسطنطین اعظم کا مولد ہونے کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا تھا، اس پر بھی مراد کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے 1000 پاؤنڈ نقری اور سالانہ خراج اور عثمانی لشکر کے لیے 1000 سوار دینے کا وعدہ کر کے صلح کر لی۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ ملتے ہیں اسی موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔